नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। आखिर बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है? क्या पार्टी में सब कुछ ठीक है या फिर ऐसी परिस्थितियां बन गई हैं कि आपस में ही खेल हो रहा है, खेल खेला जा रहा है? ये जो सवाल है वो अनायास नहीं उठा रहा हूं। इसके आप ये कहें कि उठाने की दो तीन वजह है। पहला कारण तो ये जो पूरा माहौल बना है वही से उठता है कि सबसे बड़ी चीज है, ये जो छात्र हैं, ये छात्र किस बात को लेकर आंदोलित है? उनका सीधा सा मामला है कि साहब जो शिक्षा मंत्रालय है वो ठीक से काम नहीं कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में तो होना ये चाहिए कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए। लेकिन पिछले कई महीनों से ये मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन इस मांग पर कान देने की बजाय टाल मटोल चल रहा है। और ये जो टाल मटोल है वो आज सरकार की दहलीज पर आकर खड़ा हो गया है। और अब वो छात्र इस बात का एश्योरेंस चाहते हैं कि आप जो है वो शिक्षा मंत्री को हटाइए। तो शिक्षा मंत्री के पीछे खड़ा कौन है जिसकी वजह से उन्हें हटाया नहीं जा रहा है? ये बड़ा प्रश्न है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो शिक्षा मंत्री को बचाने में लगे हुए हैं, बावजूद इसके कि सरकार दांव पर है। सरकार दांव पर है, ये क्यों कह रहा हूं? ये ऐसा नहीं है कि अभी कोई उलट पुलट होने जा रहा है, नहीं, एकदम नहीं। असल में अभी आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने, उसके बाद में 26 के अंत में गुजरात और एक राज्य का चुनाव होना, यानी कुल 7 राज्यों के चुनाव 2026 में होने। ये जो चुनाव है ये बड़े महत्वपूर्ण है। और ऐसे समय में इस तरह की चीजों को सॉल्व ना करना, बढ़ने दिया जाना, जाहिर सी बात है कि कुछ तो है जो विदिन बीजेपी चल रहा है। अन्यथा इस तरह की बात आने के बाद तो सीधे सीधे मंत्री हटाइए, दूसरा मंत्री रखिए। हाँ, ये बात ठीक है कि बीजेपी में इस तरह से प्रेशर में कोई काम नहीं होता है। खास तौर से पीएम दबाव में काम नहीं करते हैं, उन्हें किसी बात के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर सवाल ये उठता है, ये मसला बच्चों के भविष्य का है, जिनके कंधों पर देश का भविष्य टिका रहता है। अगर वो ये कह रहे हैं कि साहब इन्हें हटाया जाना चाहिए, तो उस निर्णय में देरी क्यों है? एक ये बड़ी बात है। दूसरा, आप देखिए कि अभी सर्वदलीय बैठक हुई। वो सर्वदलीय बैठक कितनी महत्वपूर्ण थी इस बात को लेकर कि साहब 2/3 बहुमत का संकेत वहीं से मिल जाना था। मिला भी वहां से 2/3 बहुमत वाला संकेत। लेकिन आप देखिए कि उस बैठक में न केंद्रीय गृह मंत्री मौजूद थे और एक लंबे समय से प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक का हिस्सा नहीं बन रहे। नहीं तो अमूमन ऐसा होता नहीं था। तो ये जो अनुपस्थिति है, और दोनों आप ये देखिए शीर्ष नेताओं की, राजनाथ सिंह हैं लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री नहीं है, और प्रधानमंत्री तो जब सर्वदलीय बैठक हुई तो दिल्ली में ही थे, लेकिन वो भी उसका हिस्सा नहीं बने। तीसरी घटना आप देखिए, सर्वदलीय बैठक में आप कहें उस बैठक से पहले ओम बिरला साहब ने, जो कि ये स्पीकर ही कर सकते हैं, किसी गुट को मान्यता देना या किसी मर्जर को क्लियरेंस देना, ये सब स्पीकर का काम है। अभी देखिए कि सर्वदलीय बैठक से ठीक एक रोज पहले ये खबर आती है कि जो टीएमसी से अलग हुआ गुट है उसको अलग बैठने की बात कह दी गई है, स्पीकर महोदय ने कह दी है। और ये जो उद्धव ठाकरे वाला गुट टूट कर आया है, वो जो चाहता था कि शिवसेना में उसका मर्जर हो जाए, उस मर्जर को क्लियरेंस दे दिया है बिरला साहब ने। अब देखिए यहां मर्जर को क्लियरेंस दे दिया गया, लेकिन जो टीएमसी से टूटकर गुट आया है उसके मर्जर को क्लियरेंस नहीं मिला। ठीक साहब, यानी वो टेक्निकली जो है वो अभी भी टीएमसी के ही सांसद हैं, क्योंकि जब तक उनका एनसीपीआई में मर्जर नहीं हो जाता है, भले वो कहें एनडीए को समर्थन करेंगे। कैसे एनडीए को समर्थन करेंगे, ये बड़ा सवाल है ना, क्योंकि जब विहिप जारी होगा तो विहिप टीएमसी जारी करेगी, और वो तकनीकी तौर पर अभी टीएमसी के ही सांसद हैं, तो वो विहिप के खिलाफ कैसे जा सकते हैं? और विहिप के खिलाफ जाएंगे
तो टीएमसी इस बात का लेकर आप ये कहें कि पहुंच जाएगी स्पीकर महोदय के पास कि इनके ऊपर एंटी जो है डिफेक्शन लॉ लागू होता है, चूंकि उन्होंने व्हिप का पालन नहीं किया। तो ये इसको क्यों पेंडिंग रखा गया, ये एक बात है। दूसरी बात आप देखिए कि सर्वदलीय बैठक में किरण रिजिजू ने एनसीपीआई को बुलाया और उसमें जो टीएमसी के टूटे हुए सांसद है वो भी शामिल थे। खबर यह आई कि इस बाबत किरण रिजिजू को जानकारी नहीं थी कि वहां मर्जर क्लियर नहीं हुआ। खबर आई, ये खबर आज तक की है, हिमांशु मिश्रा की है। अब ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि कुछ गैप चल रहा है विद इन बीजेपी, और वो गैप बड़ा है। और ये सिर्फ 3 घटना नहीं है, आप और घटनाएं सुनिए। भूपेंद्र यादव के सहयोगियों को शैक करना ये बड़ी घटना है, बहुत बड़ी घटना है। और ये जो भूपेंद्र यादव हैं किसके करीबी माने जाते हैं, और आप एक और तरीके से देखिए कि जिसके ये करीबी माने जाते हैं उन्हीं के करीबी नरोत्तम मिश्रा भी हैं। उनका जो है टिकट ना मिलना, मोहन यादव को लेकर खबर होना, फिर मध्य प्रदेश के ही एक और मंत्री के ऊपर खबर होना, यहां कैबिनेट में जो मंत्री हैं संभवतः वो कृषि राज्य मंत्री हैं, उनके बारे में खबर आना। यानी अगर आप देखें तो नरेंद्र मोदी की सरकार में पिछले 11 सालों में इस तरह की चीजें नहीं होती थी, आसानी से खबरें बाहर नहीं आती थी। और अभी तो कोई मेहनत की जरूरत ही नहीं है, ये तो ओपन दिख रहा है कि अंदर खाने गड़बड़ी चल रही है। और ये जो गड़बड़ी है ये दरअसल किस तरह के टकराव की है, क्या क्या संकेत मिल रहे हैं, क्या ये जो एक विमर्श खड़ा हो रहा है कि असल में संघ और बीजेपी में ही ठनी है, क्या वो इसी का नतीजा है कि वो लोग जिन्हें संघ के करीब माना जाता है या जो एक तरह से कहा जाए कि संघ के साथ खड़े रहते हैं उनको निशाने पर लिया जा रहा है, और इसके जरिए क्या करने की कोशिश हो रही है। क्योंकि देखिए राम मंदिर वाला भी मसला है, राम मंदिर वाला मसला भी अचानक आ जाता है। यानी इन 3-4 महीनों में आप ये कहें कि खबरों का अंबार है जो सीधे तौर पर सरकार और संगठन के खिलाफ है। इससे सरकार और संगठन को लेकर एक माहौल बंदी होती है, और देखिए वो जब माहौल बनने लगता है तो चीजें हाथ से निकलने लगती हैं, रेत की तरह फिसलने लगती हैं, फिर वो कुछ कंट्रोल में नहीं रहता है। और कम से कम बीजेपी में देखिए इस तरह की जब खबरें आने लगती हैं तो ये खबरें तभी आती हैं जब बीजेपी के अंदर टकराव हो, क्योंकि बाहर खबर यहां जाती नहीं है। मैं आपको उदाहरण देता हूं वाजपेयी सरकार के दौर का। आप उस दौर में देखिए जब के सुदर्शन ने यह कहना शुरू किया, ठीक है, संघ प्रमुख, कि वाजपेयी जी को और अडवाणी जी को अब रिटायर हो जाना चाहिए, तभी से जो एक तरह से कहा जाए कि टकराव शुरू हुआ। और उस टकराव की परिणति क्या रही है किसी से छिपी नहीं है। उसके बाद में कई खबरें होने लगी, तमाम सारी चीजें होने लगी। और अभी आप देखिए, अभी 2024 के नतीजों के बाद एक टसल शुरू हुआ था, और वो टसल इस बात का रहा कि आप संगठन सरकार चलाइए, संगठन हमें छोड़िए, हम देखेंगे। ऐसा लग रहा है कि वो टसल खत्म नहीं हुआ है। और उसके अलावा और कई सारी चीजें विद इन बीजेपी और विद इन ऑर्गेनाइजेशन चल रही हैं, जिसके कारण लग रहा है कि एक आप ये कहें कि अफरा तफरी का माहौल है। ये देखिए, ये वो सरकार है जो अपने निर्णय के लिए जानी जाती है। और आज क्या परिस्थितियां हैं? आज परिस्थिति है कि खबर पे खबर हो रही है, छात्र आंदोलित हैं, मंत्री जी बैठे हुए हैं।
तो इसका सीधा सा अर्थ यह है कि बीजेपी में कुछ तो चल रहा है। सवाल यह है कि क्या चल रहा है, और अगर इसको जल्दी नहीं निपटाया गया तो यह मानकर चलिए कि बीजेपी के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और ये इसलिए नहीं शुरू हुई कोई बाहर से आया है, नहीं, जो कुछ भी उल्टा और सीधा गिनती शुरू हुआ है और होगा या होने वाला है, उस सब का कारण जो है वो आपस की रसाकसी है। कम से कम लग तो यही रहा है। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिएगा।